हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टाइम्स अकेडमी जयपुर। और दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता इसीलिए हमने उसको 40 मिनट का ही रखा। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको आज आगे की बात बताएंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके थे तो इसको हम इरेज कर देंगे। और दोस्तों देखो अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों इससे पहले आप पीछे का जो वीडियो है उसको देखना मत भूलो, वरना तो इसमें आपको समझ में ही नहीं बैठेगा कि क्या है ऐसा। तो देखो आप। तो दोस्तों अब तक जो मैंने बताया वो चुनाव हो चुके थे। और चुनाव में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग है उसको मिली थी कितनी सीटें, 73 सीटें। और कांग्रेस को 208 सीटें। और 8 जो सीटें मिली थी वो किसको मिली थी, निर्दलीय को। और जो 7 सीटें थी वो अलग अलग राजनीतिक दल थे उनको मिल चुकी थी। अब आगे देखते हैं क्या। दोस्तों मैं बताया कि जो मुस्लिम लीग है उसको सीट मिली है 73, यानी कि 73 सीट। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 73 सीट है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मुस्लिमों को भड़काया जाता है। कौन, जो अंग्रेज है वो मुस्लिम को क्या करते हैं, भड़का देते हैं। क्या भड़का देते हैं कि तुम्हारा जो संविधान है वो अब तुम्हारी मर्जी से नहीं बनेगा। वो बोले कैसे, कि तुम्हारा तो सीटें ही वहाँ पर कम है तो कैसे बनेगा। तो अब ये जो मुस्लिम है तो इन्होंने इतना ज्ञान नहीं लगाया, इतना दिमाग लगाया नहीं कि ये हमको भड़का रहे हैं। मतलब जो है अंग्रेज़ों की तो नीति थी, फूट डालो राज करो। ठीक है। तो क्या किया गया कि अब बगावत पे कौन उतरेंगे, यानी कि विद्रोह कौन करेगा, वो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में, ठीक है। अब देखो आप कि क्या है स्टेटमेंट, देखो आप कि मुस्लिम लीग की संविधान सभा में अपनी शक्ति को कमज़ोर समझते हुए, क्या दोस्तों, कमज़ोर समझते हुए संविधान सभा का विरोध किया। क्या किया दोस्तों, देखो मुस्लिम लीग है वो क्या कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि संविधान सभा में उसकी जो शक्ति है वो क्या है, कमज़ोर हो चुकी है। वो कैसे, कि उसको तो 296 सीटों में से मात्र 73 सीट मिली है, तो वो कोई भी फैसला अपनी तरफ से नहीं ले सकता। उनको ऐसा लगा, हालांकि ये बात नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी जैसे अबुल कलाम, जो आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, वो भी अपने साथ थे, काफ़ी मुस्लिम साथ थे। लेकिन जो मेन जो लीडर था उनको भड़का दिया गया था। और उनको ऐसा लगा कि जो शक्ति है उसकी कमज़ोर है, और संविधान सभा का वो क्या करने लगे, विरोध करने लगे। ठीक है। अब विरोध करने के बाद में क्या होता है, विरोध करने के बाद में इन्होंने, मतलब इस मुस्लिम लीग ने क्या किया कि 16 अगस्त, दोस्तों कौन सी, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सीधी कार्यवाही दिवस मनाएंगे, कि हमारा डायरेक्ट कोई क्या हो, कोई संविधान सभा नहीं हो, डायरेक्ट सीधी कार्रवाई हो। तो क्या किया मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हुए क्या किया, संविधान सभा का विरोध किया। ठीक है, कर लिए उन्होंने।
संविधान सभा का इन्होंने अब क्या किया है, विरोध किया है। दोस्तों इसमें एक बात है, क्या है दोस्तों, विरोध किया। तो दोस्तों जो ये मुस्लिम लीग की तरफ से, इस पार्टी की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, तो इसका नेता कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इनका जो नेता है, जिसने अहम भूमिका निभाई है, उसका नाम क्या है? हसन सुहरावर्दी। क्या दोस्तों? सुहरावर्दी। इस व्यक्ति ने क्या किया है? अहम भूमिका निभाई है। किसमें? सीधी कार्रवाई दिवस में। ठीक है। और दोस्तों ये है कौन? ये है कलकत्ता का मुस्लिम प्रधानमंत्री। कलकत्ता का मुस्लिम प्रधानमंत्री है, जिसने क्या किया है, जिसने सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हुए संविधान सभा का विरोध करवाया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दोस्तों ये जो बात है, ये बात पता चली किसको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। उनको पहले तो ये बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, मतलब इस मैटर को, मतलब जो हमारे हिंदू भाई है वो मतलब अब इतना मतलब दुख प्रकट ना, मतलब अपने दिल पे नहीं ले इस बात को। तो उन्होंने क्या किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सीधी कार्रवाई दिवस, समझ गए कौन सा डेट? 16 अगस्त। कार्रवाई दिवस को क्या किया? इतिहास के काले दिन की संज्ञा दी। ये इतिहास का वो काला दिन है जब क्या हुआ है, मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं कि अच्छा काम होने जा रहा है, अब इसमें मुसलमान क्या कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। तो ये कौन बता रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये आता है, जो ब्लैक डे है, इतिहास का जो काला दिन है, वो किसको कहा गया है? वो कहा गया है किसको? सीधी कार्रवाई दिवस को। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो सीधी कार्रवाई दिवस है वो किस डेट को मनाई गई थी? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। इनके बाद में क्या होता है, यहाँ से क्या हो गया, पूरा काम हो गया, काले दिवस। एक बार तो इसको है ना आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो या देखो। ठीक है, जितने में मैं पानी वगैरह पी के आता हूँ। ठीक है। दोस्तों आगे देखो इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे ये होता है दोस्तों क्या, कि यहाँ पर ये जो है मतलब मुस्लिम लोग तो क्या मान नहीं रहे। जब मान ही नहीं रहे तो अब वो क्या करेंगे, इस सभा से हट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनको तो हटा दिया जाता है और नवंबर 1946 को क्या किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। दोस्तों क्या यहाँ से कर दिए संविधान सभा का गठन। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में जो पहली बैठक है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, वो बताता हूँ आपको। 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर क्या, 1946।
इस दिन क्या होता है, प्लेस बताता हूँ, ये जगह, ये डेट बता दी, अब जगह है क्या कि भारत की केंद्रीय विधानसभा, भारत की केंद्रीय विधान सभा, यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, के पुस्तकालय भवन में कब प्रातः 11 बजे संविधान सभा की, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दोस्तों याद रखो क्या, 9 दिसंबर 1946 को भारत की जो केंद्रीय विधानसभा है, क्या दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा कहाँ थी उस समय, दिल्ली में। तो उस दिल्ली के जो पुस्तकालय, उस संविधान सभा का जो पुस्तकालय है, भवन है, में प्रातः 11 बजे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अब जब लोग आकर इकट्ठे होने लग जाएंगे, जिस मान लो जितने भी है, वैसे तो 207 वो पूरे आएंगे तो बताऊंगा आगे, तो उन 207 जने आए, वो 207 जने जो आए तो वो आकर, अब ये डिसाइड भी तो नहीं था कि कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कौन इसका नहीं, तो ऐसा तो अध्यक्ष के लिए चुनाव भी नहीं हुए थे, क्योंकि अध्यक्ष तो अब क्या उन 207 में से चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस अध्यक्ष के लिए उन्होंने क्या किया है कि मतलब एक अस्थायी अध्यक्ष चुनाव कर लिया। अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोल सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर, जो केवल बोलने का ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो आप, जे.बी. कृपलानी द्वारा, कौन दोस्तों, जे.बी. कृपलानी द्वारा, ये कौन था, ये था कांग्रेसी था। ठीक है दोस्तों, जे.बी. कृपलानी द्वारा कौन सी परंपरा, फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए क्या किया, फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य का चुनाव अस्थायी अध्यक्ष के रूप में करता है। दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष कौन था, वो देखो आप, इसको हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, जे.बी. कृपलानी ने, फ्रांस की एक परंपरा थी, फ्रांस की परंपरा का मतलब है कि फ्रांस से कुछ तथ्य था, वो ऐसे था कि जब भी कोई दिक्कत आती थी कि हमें क्या करना है कि एक अध्यक्ष चुनाव करना है, तो फ्रांस लोग क्या करते थे, जो बैठे हुए होते थे उनमें से जो वरिष्ठ होता था उसको अध्यक्ष चुन लेते थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, वैसे ही जे.बी. कृपलानी ने क्या किया, फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए क्या किया कि जो सदस्य थे, सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य का चुनाव अस्थायी अध्यक्ष के रूप में करता है। और दोस्तों वरिष्ठ सदस्य कौन था उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो दोस्तों यहाँ कर देता हूँ मैं, ये कौन है अपना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
क्या दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसका चुनाव हुआ। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद में। दोस्तों आ रहा है समझ में जो भी मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ? मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में जाकर हमें बताएं कि ये हुआ है, हमें ये बात समझ में नहीं आई है, या अगर कोई चीज़ अगर मैं गलत भी पढ़ा दूँ तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% सारे जो तथ्य हैं वो एकदम सही से बता दूँ। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे वो व्हाट्सअप नंबर जो बताया था उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप उसके बाद में क्या होता है। अब है जो 9 दिसंबर थी, इस 9 दिसंबर के बाद में अगली जो डेट है दोस्तों, उस डेट पर करेंगे क्या? उस डेट पर सिंपल सी बात है, आज अगर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए तो कल को क्या करेंगे, कल को स्थायी सदस्य भी चुनेंगे। तो स्थायी सदस्य कौन हैं और कौन संवैधानिक सलाहकार है वो आगे की डेट में बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो कौन बनेगा क्या बनेगा। तो ठीक है, तो आगे देखो आप, बढ़ते रहो आप। ठीक है, रुको मत आप। ठीक है, तो देखो आप अब इसके बाद में जो अगली डेट आती है दोस्तों, 9 के बाद में 2 छोड़ दो, मतलब क्या, 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, इस दिन एक तो होता है स्थायी अध्यक्ष को चुनते हैं, किस में से चुनते हैं, संविधान सभा में से। और एक होता है कौन, एक संवैधानिक सलाहकार को ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चुनाव होता है किसका, एक तो स्थायी अध्यक्ष का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, को चुनाव होता है। अब ये चुनाव हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। ठीक है, ये उन्हीं के अंदर जो संविधान सभा है उन्हीं में से। ठीक है दोस्तों, ऐसे मत समझना कि ये गलत पढ़ा दिया कि ये बाहर हुआ है, नहीं, ये जो संविधान के जो मेंबर्स थे उन्हीं के बीच में से चुनाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चुन रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप किस किस को चुन रहे हैं। एक तो हमारा है कौन, स्थायी सदस्य। तो दोस्तों स्थायी सदस्य कौन, स्थायी अध्यक्ष, दोस्तों स्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष तो किसको चुनेंगे, तो देखो, और अपना है संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। इसका तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्थायी अध्यक्ष किसको चुनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव। क्या दोस्तों, BN राव, मतलब बेनेगल नरसिंह राव। लिख दो इसको, चलो लिख देता हूँ मैं इसको। क्या दोस्तों, ये आपको ये जो फुल फॉर्म है बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको चुन लिया। अब देखो ये जो डेट है ना, इस डेट का भी चक्कर पड़ता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस डेट पर बनाया गया, तो ये डेट है 11। ठीक है, इसको आप भूलना मत। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अब देखो आप, अब जो अपने जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है वो करते हैं एक उद्देश्य प्रस्ताव, जो वो पहले भी ला रखे होते। क्या होता है वो, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू है ये प्लानिंग ऑलरेडी कर रखे होते हैं।
हर चीज़ की प्लानिंग इनके पास होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, जब इनको पता चल गया कि अब स्थायी अध्यक्ष भी हो गया, संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिए गए, तो इसके बाद में जो अगली डेट है दोस्तों वो है कौन सी, वो है 13, क्या दोस्तों 13 दिसंबर, नहीं 11 आ गया ना, 11 के बाद में 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर को क्या होता है कि जो अपने जवाहरलाल नेहरू है, अब जो सारे काम होंगे दोस्तों वो संविधान सभा में पहले पेश होंगे, याद रखना, बार बार नहीं बताना पड़े तो बता दूं आपको, जो भी काम होंगे अब वो संविधान सभा के अंदर होंगे। तो क्या करते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव को, ये हटा दूं मैं, उद्देश्य प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत किया। अब ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, सभा में प्रस्तुत कर दिया गया। 13 से लेकर 19 तक क्या किया गया दोस्तों, 13 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 19 तक, तो अब मैं लिख दूँ आपको 13 से 19 दिसंबर तक क्या किया गया, इस पर विचार किया गया, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, पॉइंट है, ऐसे छोटे मोटे, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। इनसे क्या लिंक होगा ना, एक 13 से 19 पर गए, फिर कहाँ पर जाएंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे, तो आप ये क्या है कि इनको ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में क्या है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो अभी इन पे विचार चल रहे हैं, तो ये जैसे मान लो ऐसे है कि जो 208 जो सदस्य, नहीं 207 सदस्य जो अभी मौजूद है कहाँ पे, संविधान सभा में, तो वो जो बंदे हैं अभी तक क्या है, उनमें कोई मुस्लिम लीग का भी हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने विरोध कर दिया तो सारे हट जाएंगे। तो भी जो सदस्य है ना, तो उन सदस्यों में क्या है, हर जैसे मान लो उनकी एक वो होती थी कि जैसे कोई बहुमत का जो होता था ना, जैसे 1/2 1/3 है ना, तो उनमें कोई ऐसा क्राइटेरिया था जिसके अनुसार क्या था, उनको प्रस्ताव को पारित करना होता था। तो यहाँ पे ये जो प्रस्ताव है एक तरह से, इसको अभी तक तो क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब क्या करेंगे, उसको प्रस्ताव को पारित भी करेंगे। तो दोस्तों पारित करने वाला जो डेट है वो बता दो आपको। उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1900, कब, आगे बढ़ेंगे अब 46 से क्या 47 को क्या कर दिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है अब क्या बन जाएंगे, ये दोस्तों अब बन जाएंगे संविधान के मूल आधार। तो यहाँ लिख देता हूँ, अब सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के मूल क्या मान जाते हैं, मूल आधार माने जाते हैं, मूल आधार माने जाते हैं, ठीक है। ये बात किया। अब अपना दोस्तों कौन है, BN राव है और हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को अब कौन देगा, संवैधानिक सलाहकार को वो सौंपेंगे। संवैधानिक सलाहकार उन पे विचार करेगा, उन पे विचार करने के बाद में क्या बनाएगा, क्या दोस्तों क्या बनाएगा,
उसके बाद में एक प्रारूप तैयार करेगा किसका, संविधान का। तो देखो आगे देखो आप, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से BN राव ने क्या किया, संविधान का प्रारूप संविधान का प्रारूप दिया। ठीक है, कि ये उद्देश्य प्रस्ताव इनको भी बीच बीच में जोड़कर और एक संविधान की, जैसे बोलते हैं ना, एक बेसिक चीज़ समझा दी कि ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी। और उन्होंने क्या किया, संविधान का एक प्रारूप दे दिया। और संविधान का प्रारूप देने के बाद में इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने एक ही काम किया है कि इसमें, चलो प्रारूप देने के बाद में इसमें कुल 243 क्या थे, अनुच्छेद थे। तो याद रखना कितने अनुच्छेद थे, 243। ठीक है। अब दोस्तों ये प्रारूप हो गया, तो इस प्रारूप, संविधान के प्रारूप की जांच भी करनी पड़ेगी। कि दोस्तों की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से क्या करेंगे, कमेटी बिठाएंगे। ठीक है, और वो कमेटी क्या करेगी, इसकी जांच करेगी। तो कुल मिलाकर क्या करेंगे, अब संविधान का जो प्रारूप है, इस प्रारूप की एक समिति बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं पूरा बता दूं कि इस की जांच के लिए, इस प्रारूप की जांच तथा संविधान के विकास के लिए, क्या किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो आपकी जो ये प्रारूप समिति है, इसका भी आपने नाम सुना होगा। और दोस्तों जो ये प्रारूप समिति है, इसकी जो डेट है वो 29 अगस्त है। और 29 अगस्त कौन सी है, तो दोस्तों 1946 तो ऑलरेडी जा चुकी थी। तो जनवरी के बाद में अब कौन सी आएगी डेट, अब डेट आएगी 1947। तो क्या है, तो ये गठन करने वाली जो डेट है दोस्तों, ये कब है, 29 अगस्त कब, 1947। ठीक है, अब है 7 सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन थे वो देखो आप। तो दोस्तों इसमें जो अध्यक्ष था, यानी कि जो पहला व्यक्ति था, यानी अध्यक्ष ही था। और अध्यक्ष कौन था, हमारे BR अम्बेडकर साहब। क्या दोस्तों, BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था दोस्तों, वो लिख लो अगले दिन 30 अगस्त को, कब, 1947 को। अब है अम्बेडकर साहब के बाद में जो दूसरा व्यक्ति था वो कौन था, KM मुंशी। तीसरा व्यक्ति क्या था, मोहम्मद, क्या दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, चौथा व्यक्ति क्या है,
अल्लादिया कृष्णा स्वामी क्या है? अल्लादिया कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। जो पांचवा व्यक्ति है दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। जो छठा व्यक्ति है दोस्तों वो कौन है, तो बता दूं मैं आपको। देखो ये हो गए। अब देखो आप सबसे स्टार्टिंग में जो मतलब इसमें छठे और सातवां जो है ये दो दो बार हुए थे। कैसे कैसे? तो था डीपी खेतान, सबसे पहले ये व्यक्ति पद पे आया और इसकी क्या हो चुकी थी, जब ये पद पे आसीन था उसी समय इसकी हो गई थी मृत्यु। तो ये चला गया मृत्यु होने के बाद में इसकी जगह पर जो नया व्यक्ति आने वाला है दोस्तों वो कौन है? टी कृष्णामाचारी। और दोस्तों इसकी प्रमुख बात क्या है टी कृष्णामाचारी की? ये व्यक्ति जयपुर का ही था उस समय। क्या था दोस्तों? जयपुर का ही। ठीक है। अब है आखिर वाला, कौन है दोस्तों? BL मित्तर। दोस्तों इस व्यक्ति ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। अब बात ये है कि अगर ये व्यक्ति त्याग पत्र दिया तो इसने क्यों दिया, तो पहले ये सुन लो आप। जो व्यक्ति ये BL मित्र है दोस्तों, इस व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि व्यक्ति ये क्या था, इनसे संतुष्ट था नहीं। तो कौन था फिर इसकी जगह कौन आया? एन माधव। कौन है? एन माधव राव। ठीक है, जो भी है साउथ इंडियन। ठीक है। तो BL मित्र आया, BL मित्र ने त्याग पत्र भी दे दिया, एन माधव राव आया। ठीक है। तो वैसे भी आपको जो देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे मिलते हैं। ये क्या के मुंशी मोहम्मद सादुल्ला अल्लादिया कृष्णामाचारी, सॉरी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, और ये टी कृष्णामाचारी, एन माधव राव, ये आते हैं आपके। लेकिन ये दो चीज़ आपको मिलती नहीं है कहीं पर भी। तो देखो फर्स्ट टाइम जो हुआ था सिलेक्शन वो तो DP खेतान का था, लेकिन मृत्यु हो गई थी, और BL मित्तर का था और त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे की चीज़ इसमें बताते हैं। चलो आगे की चीज़ भी इसमें लिख ही लो, थोड़ा नीचे स्पेस है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब बात ये है, अगर ये जांच कर रहे हैं प्रारूप समिति की वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसकी जांच करने के बाद में ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को सौंपेंगे किसको? संविधान सभा को। तो इन्होंने क्या किया, 21 फरवरी 1900 क्या दोस्तों 47 है ना, तो 48 आ जाएगा। 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट सभा को सौंपते हैं। दोस्तों इस समिति के पास में दो काम थे, एक तो जांच करेंगी और इस संविधान का विकास भी कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, जो 243 अनुच्छेद थे दोस्तों, अब उनको 315 में तब्दील कर दिया। मतलब अब क्या करेंगे, जो खुद के जो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लगा लगू के, और इस BR अम्बेडकर ने क्या किया, 243 के बजाय 315 अनुच्छेद बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे तो क्या किया, BR अम्बेडकर साहब ने क्या किया, अम्बेडकर ने
अपनी रिपोर्ट में 243 के बजाय 315 अनुच्छेद शामिल किए ने कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ते हुए कुल 315 अनुच्छेद रिपोर्ट में दिए। बताएं। ठीक है, रिपोर्ट में 315 अनुच्छेद बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने किया। अब आगे क्या होता है वो देखो आप। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा एकदम। और ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसका टाइम हो चुका है काफ़ी, तो अब यहीं पर ही ये क्या करेंगे, हम एंड करेंगे और इसको लेंगे कल। ठीक है दोस्तों, तो इसको कल लेंगे। इसके 2 वीडियो बनेंगे अब तक और फिर उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या दोस्तों, 2 वीडियो और बनेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है टाइम्स एकेडमी जयपुर, उसमें आपको अगर कोई भी समस्या है जीके से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे जो पुराने वीडियो हैं, मुझे पता है उसमें थोड़ी आवाज़ कम है और थोड़ा बहुत ये स्क्रीन का भी थोड़ा सा लोचा है, और तो उसको आप है ना थोड़ा देख ले, कष्ट करें। वरना अगर कमेंट होगी आपकी तो मैं नया भी बना दूंगा और उनको दोबारा से अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर कुछ भी कमी दिखती है तो आप हमें बताएं, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरा अपना बेस्ट दूंगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी कमी है तो हमें बताएं। ठीक है, ओके, तो यहीं पर ही समाप्त करते हैं वीडियो को। और हमारा जो चैनल है दोस्तों उसका नाम पता है टाइम्स एकेडमी जयपुर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा जीके चलेगा। ठीक है, ओके बाय।